बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने एक प्रीवियस एक टॉपिक को लेकर हम रिलेट करेंगे। हमने लास्ट कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स के ऊपर। हमने उसमें ये देखा था कि ड्रग इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी रिसोर्स है हमारे पास, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे रिसर्च पेपर्स शामिल हैं, लाइव जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही होती है वो शामिल होता है, गाइडलाइन शामिल होती हैं, टेक्स्ट बुक शामिल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। अच्छा, आज हम बेसिकली उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लिटरेचर डाटा, और साथ ही में हम देखेंगे कि ड्रग लिटरेचर एवेलुएशन कैसे होती है। तो देखिए, इस चीज़ को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस पूरे एक टॉपिक को कि क्वालिटी एश्योरेंस वाले, क्वालिटी कंट्रोल वाले जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्लिनिकल लिटरेचर वगैरह तैयार करते हैं, और क्लिनिकल लिटरेचर जो है वो एक इंफॉर्मेशन होता है प्रॉपर किसी भी ड्रग का, कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको हम आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रग लिटरेचर के इंट्रोडक्शन से। देखिए, क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो होती है ड्रग की, इंक्लूडिंग मतलब आप कह लेंगे साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स की बात होती है, ड्रग इंटरेक्शंस की बात होती है, यूजेस का है, स्टेबिलिटी की बात है, कंपैटिबिलिटी है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट जो आइडेंटिफिकेशन, उसकी अवेलेबिलिटी, डोज, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉक्सिसिटी। इसके अलावा मैं अगर एडअप करूँ इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हेल्थ रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी भी एक प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कह लें कि एक दी जाती है उसके अंदर क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर के अंदर। ये जर्नल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूज़ लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रोशर जो आपके पैकिंग के अंदर आता है उसमें भी ये होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपरली जो है वो डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, जहाँ तक बात फार्मेको इकोनॉमिक्स की है या एफिकेसी की है, तो इसके अंदर मतलब आप देख लें कंपैरेटिव एफिकेसी का एक प्रोसेस होता है कि उसमें क्या होता है कि एक ही सेम क्लास की ड्रग की फार्माकोलॉजिकल क्लास है, केमिकल क्लास है, उनके अंदर जो एफिकेसी का फ़र्क देखा जाता है। तो हर चीज़ को जो है ना एसेस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और एनालाइज किया जाता है, वैल्यूएशन होती है, और फिर उसके बाद जो है ना इंटरप्रेट किया जाता है क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर को। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर का, ये एक इतना इंपॉर्टेंट एक आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। पर्टिकुलरली इसमें मैं कहूँगा कि फार्मासिस्ट की बड़ी इसमें मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट ऑन ड्रग्स। ठीक है, दे आर द कस्टोडियन ऑफ ड्रग्स। तो फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग के आप कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग को वो जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सारा काम वो फार्मासिस्ट का है। तो डेफिनेटली उनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कअप करने की ज़रूरत है। उनको ये जितने भी प्रोसेस मैंने ऊपर बात की ना कि असेसिंग, रिव्यूइंग, एनालाइजिंग, एवैल्यूएशन, इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। अच्छा, नाउ वी ऑल नो कि देखें एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ है, आप कह लें कि इंटरनेट की है, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी है डाटाबेस की। तो आप कह लें कि जो सर्च की जो कैपेबिलिटी है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा एट वन टाइम आप अवेलेबल आपके पास हो जाता है। ठीक है, डाटाबेस है डिफरेंट, अगर आप मतलब टूल्स आप यूज़ कर लें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ कर लें, डिफरेंट अगर आप जर्नल्स की वेबसाइट पे चले जाएँ, साइंटिफिक वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएँ, डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डाटाबेस पड़ा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डाटा, तो बहुत ज़्यादा एक वाइड वैरायटी आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है, ज़ाहिर बात है, इस सारी चीज़ को लेकर वो इंटरनेट के ऊपर एज इंफॉर्मेशन रिसोर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंटायर, मतलब मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, वो ये है कि भाई डाटा जो है इंटरनेट के ऊपर, उस पे मतलब अच्छा डाटा कौन सा है, बुरा कौन सा है, मतलब एक डिफरेंशिएशन होनी चाहिए गुड और पुअर क्वालिटी की। ठीक है, बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ऑथेंटिक होती है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो इतनी उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ना बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को भी जो है बीइंग ए रिसर्चर हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकें। अच्छा, फर्दर होता यूँ है कि जो नई कोई भी ड्रग आती है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिश होती है, मतलब अगर वो रिसर्च के प्रोसेस में है तो वो एवरीडे उसकी रिसर्च जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश होगी।
तो बहुत सारी मतलब आप कह रहे हैं कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्यूमुलेट की जाती है, और मतलब उसको जो है ना वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में दिया जाता है। अब देखें, जो मैंने पहले ऊपर भी बात कर दी पहले भी, कि प्रोविजन जो है ड्रग इंफॉर्मेशन की वो फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, ठीक है। हर प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट जो है उसको ये चीज़ करनी चाहिए। अब देखें, जो नॉलेज और स्किल है ना, वो देखें आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, वो बड़ा असेंशियल होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो कहीं पे काम कर रहा है, फार्मेसी स्टूडेंट है वो कहीं पे काम कर रहा है तो उसे हर चीज़ का पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि वो फार्मासिस्ट जो है वो कोई भी प्रोफेशनल, चाहे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, इंडस्ट्रियल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी फार्मासिस्ट हो, इवन रिसर्चर हो, वो फर्स्ट टाइम उस चीज़ को फेस कर रहा होता है। तो डेफिनेटली वो ये है कि देखें, मतलब उसके लिए उन्हें थोड़ा सा एफिशिएंट होना पड़ेगा, इफेक्टिव होना पड़ेगा, अपना स्किल और नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा। तो मतलब आप कह लें कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। तो कर क्या सकते हैं फार्मासिस्ट? देखें, ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आप मतलब जो है ना वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को आप वैल्यूएट करें, और इससे क्या होगा कि डेफिनेटली ये इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट केयर की तरफ ले जाएगी। पेशेंट ओरिएंटेड आउटकम्स अच्छे हमें मिलेंगे, और इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप प्रॉपर आप वैल्यूएशन करेंगे डाटा की, प्रॉपरली असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो कम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली मैनर में हमें मिलेगी। तो जब वो टाइमली मैनर में हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली वो हमें हाई क्वालिटी पेशेंट केयर की तरफ वो लेकर जाएगी। अच्छा, अब मैं एक टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये एक देखिए ईबीएम के नाम से जाता है, ये एक ऐसा फाउंडेशन है कि मतलब ये आप कह लें कि प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल केयर को। तो आप ये कह लें कि अप्रोप्रिएट एविडेंस जो है ना वो एक कह लें कि क्रिटिकल स्टेप होता है, यानी कि अप्रोप्रिएट एविडेंस को फाइंड करना एक क्रिटिकल स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आप ये कह लें कि मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमें चाहिए, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच हो, और उसमें जो है ना मतलब आप कह लें कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक प्रॉपरली मिलनी चाहिए, हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता हो हर चीज़ें, तो इसको हम लेकर चलते हैं। अब सिस्टमैटिक अप्रोच ड्रग इन्फॉर्मेशन की क्या हो सकती है? देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच हमें ये चीज़ करती है कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी एक सिस्टम के तहत, ठीक है, किसी एक सिस्टम के तहत एक मतलब एक प्रॉपर वे में हम उस चीज़ को लेकर चलें। तो उसके अंदर होगा क्या, इस अप्रोच में है क्या, सिस्टमैटिक अप्रोच होती क्या है बेसिकली, कि हम ऑब्टेन करें अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी पेशेंट आया है, किसी ने भी कोई रिक्वेस्ट की है, किसी ड्रग की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो आप ऑब्टेन करें अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसकी ऑब्टेन करें, ठीक है। रिक्वेस्टर की ऑब्टेन करें इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करें, फिर डिटर्मिन करें, कैटेगराइज करें क्वेश्चन को, कि जो क्वेश्चन किया गया है वो उसका जवाब किस तरह से देना है, किस कैटेगरी का वो क्वेश्चन है। फिर सर्च स्ट्रेटजी को आप डिवेलप करें, वैल्यूएट करें इन्फॉर्मेशन को जो आपको वहाँ से मिल रही है, फिर और जो पेशेंट आपको दे रहा है या आपको किसी लिटरेचर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फिर आप रिस्पांस अपना दें उसके मुताबिक, और फिर एक अप्रोप्रिएट फॉलोअप और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ड्रग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, इस ये जो अभी मैंने सारी बातें बताई हैं, इसको हम रिसर्च पे भी लेके जा सकते हैं, कि हम अगर किसी ड्रग के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस रिसर्च को हम कैसे आगे फर्दर जो है वो लेकर चल सकते हैं, तो उसके अंदर भी ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो इसमें मतलब फिर फॉलो अप और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो है ना वो बात की इन्फॉर्मेशन भी आती है, डॉक्यूमेंटेशन हो हमारे पास ये फलानी फलानी चीज़ हमने की थी। यानी कि मतलब मैं अगर इसको एक फ्लो चार्ट में अगर बात बताऊँ, अगर मैं फ्लो 7 पॉइंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कि सिक्योर रिक्वेस्टेड डेमोग्राफिक्स, ठीक है। उसके डेमोग्राफिक्स आप सारे सिक्योर करें, कि पेशेंट की एज क्या थी, पेशेंट का मतलब जो है वो डिजीज़ क्या है, फलाना फलाना सारी चीज़ें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसकी ऑब्टेन करें, डिटर्मिन एंड कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चन, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 हमारे पास आ गया डेवलप अ सर्च स्ट्रेटजी और कंडक्ट अ सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर नंबर 5 क्या है, पहले 4 पॉइंट को आप वैल्यूएट करें, एनालाइज करें और इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करें। देन नंबर 6 क्या है, फॉर्मुलेट करें और प्रोवाइड करें अपना रिस्पॉन्स। सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपना आप जवाब और अपना मतलब तरफ से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। देन नंबर 7 डेफिनेटली हमने ऊपर बात की कि फॉलो अप और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए ड्रग इन्फॉर्मेशन की, मतलब आप कह लें कि रिक्वेस्ट के लिए, और ड्रग इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब देखें
हम बात तो कर रहे हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन। देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एरिया है, मतलब पर्टिकुलरली मैं कहूँगा फार्मेसी का, जो कि फोकस कर रहा है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर। अब देखिए इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। मसलन ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वर्बल भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन के आंसर का मतलब आप आंसर कर सकते हैं उसके क्वेश्चन का, या डिटेल मोनोग्राफ जो है वो किसी भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी में आपने दिया है। ठीक है, वी ऑल नो कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी क्या है, कि वो बेसिकली एक कमेटी है हॉस्पिटल की, जिसमें मैनेजमेंट हॉस्पिटल की शामिल होती है, फार्मेसी भी शामिल होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हमने ड्रग्स कौन सी लेनी है, फार्मुलरी सिस्टम को डिसाइड करते हैं। पीएनटीसी के ऊपर मेरा लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, अगर कोई उस चीज़ को देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फार्मुलरी सिस्टम को अवेलेबल करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए डिटेल मोनोग्राफी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं इस सारे सिनेरियो में फिर दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि देखिए फार्मासिस्ट और फार्मेसी स्टूडेंट जो होता है ना, मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर पोटेंशियल और पॉसिबल क्वेश्चन का ना, या हर सिनेरियो का वो जानता हो आंसर। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मतलब उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होना चाहिए, एफिशिएंटली इफेक्टिवली हम आंसर करें क्वेश्चंस को जो भी कंज्यूमर की तरफ से हमें आते हैं। यानी कि अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी में खड़े हैं तो कंज्यूमर हमें जो क्वेश्चन कर रहा है, इसी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो क्या बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा आप देखें कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको किया जाता है, जब कोई भी क्वेश्चन आपको कंज्यूमर की तरफ से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से किया जाता है, तो आपको पता हो कि कहाँ पे इस जवाब को हमने देखना है, कहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक ग्राउंड जो है ना मतलब ड्रग इन्फॉर्मेशन स्किल का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखिए जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है ना, वो नॉलेज है ड्रग लिटरेचर एवेल्यूएशन की, क्रिटिकल एनालिसिस लिटरेचर का आप करें। आप जो है ना वो डिफरेंट, मैंने बताया ना कि डिफरेंट आपके पास मतलब गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये है कि डिफरेंट आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, आपकी अपनी वो हैं टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ड्रग यूज इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया था ना, ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स कह लेंगे, वो जो मैंने लेक्चर में मैंने बात की, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, तो उसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने बात किया है कि हमारे पास प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, टर्शरी क्या है, सारी इसमें डिटेल में बात की है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं की कॉन्सेप्ट्स की तरफ आता हूँ, अगर थोड़ा समराइज करता हूँ इस टॉपिक को। देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब फंडामेंटल रिस्पांसिबिलिटी या प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी है फार्मासिस्ट की। तो मैं समझता हूँ ये इस ड्रग इन्फॉर्मेशन को आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर सारी इन्वायरमेंट्स का जिक्र कर दिया है, कम्युनिटी फार्मेसी है, क्लिनिकल है, हॉस्पिटल है, हर एक के अंदर ये चीज़ आ सकती है। तो रिसेंट जो प्रैक्टिस ट्रेंड है ना, वो हमारा मतलब आप कह लें कि इंक्रीज हो रहा है, मेडिकल थेरेपी की प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, मैनेजमेंट सर्विसेज अच्छी हो रही हैं। उसके बाद मतलब कहने कि एक इंक्रीज रोल जो है फार्मासिस्ट का वो सामने आ रहा है, पेशेंट केयर रोल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ मतलब बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस, अपना नॉलेज और अपना स्किल उसको इन्हांस करें। अच्छा जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है ना, पेशेंट स्पेसिफिक तो है ही है, ठीक है, ये साथ ही साथ में एकेडमिक एजुकेशन पर्पजेज के लिए होती है, मैंने बात की कि रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज हो सकती है। इसी तरह पॉपुलेशन बेस भी हो सकती है, कि मतलब ये आपको हेल्प कर सकती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि आप अवेलुएट करें मेडिकेशन यूज फॉर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। तो जब आप इस सारे सिनेरियो को लेकर चलते हैं ना, तो इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ फार्मासिस्ट होता है, और साथ ही में कुछ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस सारी चीज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली सारी बात का मतलब एक कहने का खुलासा यही हुआ कि गोल क्या है हमारा, कि हम मतलब केयरफुली एवेलुएट करें, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन दें, ताकि हमारा जो स्पेसिफिक मेडिकेशन यूज़ है प्रैक्टिस का वो अच्छा हो, और क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर जो है वो अच्छी हो, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम हो, और हम इंश्योर करें कि प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास हुआ है। तो अब मैं कुछ चंद की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेता हूँ कि देखिए फार्मासिस्ट जो है वो एफिशिएंटली लोकेट करे, क्रिटिकली एनालाइज करे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे डाटा को, प्राइमरी लिटरेचर से भी, डेली एक्टिविटीज ऑफ पेशेंट केयर के साथ मेडिकेशन यूज प्रोसेस को लेकर चले, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की जो स्टडी डिज़ाइन की जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनको देखे, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो मतलब आप कह रहे हैं कि सोनली सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ना हो, एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट को आप पढ़ें और थॉरली उसको एवेल्युएट करें, उसके बाद कोई डिसीजन जो है वो आप लें इसमें। फिर एक प्रोसेस होता है रैंडमाइजेशन का, तो वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी स्टडी के लिए मतलब आप जो है वो इसको प्रॉपरली आपको देखना चाहिए, वो एक प्रोसेस एक अलग है, उसके ऊपर फिर किसी दिन हम बात करेंगे डिटेल में।
कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होती हैं, और उनकी क्या टाइप्स होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक अलग एक सिलसिला है उसका। इसी तरह फिर जब हम किसी भी डाटा को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पी वैल्यूज़ की एक बात आती है, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट एक आता है, क्वालिटेटिव टेस्ट है वो बेसिकली। तो पी वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास, मतलब आपके लिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटरवल कॉन्फिडेंस आता है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि 95% होता है, 99% होता है। तो पी वैल्यू होती है 0.00 0.05 होती है या 0.01 होती है। तो वो पी वैल्यूज़ को आप कह रहे हैं कि करेक्टली जो है वो वैल्यूएट किया जाए, उसको देखा जाए, ताकि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जो हैं वो क्लिनिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है तो फिर उनकी क्या उसमें कोरिलेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कह लें कि क्लिनिकल साइड पे भी ये चीज़ जो है वो चली जाती है। तो नॉन जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होते हैं वो मतलब आप कह लें कि इंटरवेंशन और कंट्रोल की तरफ जो है ना वो हमें मतलब इतना नहीं लेकर जाते। उनके मतलब और रीजन होते हैं, तो फिर उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आया हमारे पास, तो इसको हम किस सिनेरियो में देख सकते हैं। तो ये एक चंद जो है ना मतलब आप कह रहे हैं कि पॉइंट्स, एक सीधा सीधा पॉइंट्स मैंने इसमें इम्पोर्टेंट से मैंने उठाए कि भाई किस तरह से हम ड्रग लिटरेचर को एवेलुएट कर सकते हैं, और क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर है क्या, और उसकी ज़रूरत क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये चंद एक जो है ना वो पॉइंट्स थे। तो मैं समझता हूँ कि इस छोटे से एक लेक्चर में हमने बिल्कुल एक समराइज़ किया इस सारे टॉपिक को लेकर। और इसकी डिटेल्स में, चूँकि मैंने पहले बताया ना कि क्योंकि बहुत एक वाइड एक टॉपिक है कि यूटिलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लिटरेचर जो है, क्लिनिकल रिव्यू अगर करना चाहिए जो भी है, तो ये बहुत एक मतलब एक वाइड एक टॉपिक आ जाता है। तो इसको आप हर फील्ड के अंदर उस फील्ड के मुताबिक उसको आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो हम इस क्लिनिकल लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन को, इसकी वैल्यूएशन को पेशेंट काउंसलिंग की तरफ भी लेकर जा सकते हैं कि हमें अगर लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से है तो हम पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट एजुकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मैं समझता हूँ कि एक टॉपिक है, तो जिसको मैंने मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं उसको समराइज़ करूँ। बाकी फर्दर जो है वो मैंने चूँकि ज़िक्र किया, इसकी डिटेल्स आपको बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे लिटरेचर्स में आपको मिल जाएंगी, तो आप उससे भी जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।